नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम आम चुनाव 2024 राजनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और राजनीति यानी कि राज्यों की चुनावी राजनीति यानी अलग अलग राज्यों में क्या है इस बार के आम चुनाव का समीकरण, क्या है सियासी दलों की रणनीति। इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करते हैं हर रोज किसी एक राज्य में चुनावी हलचल और वहां की राजनीतिक स्थिति की। तो आज के अंक में बारी है ओडिशा की। ओडिशा ऐसा राज्य जहां लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं जानकारी और विश्लेषण से भरपूर कार्यक्रम राजनीति की। तो ओडिशा एक ऐसा राज्य है जहां लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी यानी बीजू जनता दल के बीच गठबंधन संभावित है। तमाम तरह की खबरें इसको लेकर चल भी रही थी और बीजेपी और बीजेडी अगर गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो ये दोनों पार्टियां चुनावी मैदान में 15 साल के बाद एक बार फिर से साथ होंगी। 1998 से लेकर 2009 तक बीजेपी और बीजेडी साथ रही थी। जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो बीजेडी नेता नवीन पटनायक उस सरकार में इस्पात और खान मंत्री थे। 1998 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बीजेडी गठबंधन ने 21 में से 17 लोकसभा सीटें जीती थी। 1999 में हुए चुनाव में इस गठबंधन को 19 सीटें मिली। 2004 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन ने ओडिशा की 21 सीटों में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भी इस कोशिश में है कि जिन राज्यों में वो सत्ता गंवा चुकी है वहां पर फिर से लोगों का समर्थन हासिल किया जाए। तो इस क्रम में कांग्रेस लगातार कुछ न कुछ नया करने की योजना बना रही है। लंबे समय से ओडिशा में भी सत्ता से दूर रहने वाली कांग्रेस ने यहां पर एक नया नारा दिया है, ओडिशा ओडिया के लिए। ओडिशा ओडिया लोगों के लिए ये नारा कांग्रेस ने दिया है ताकि वो सत्ता में वापसी मजबूत करे। और तो ओडिशा की राजनीति पर क्या कुछ है खास, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले ओडिशा की राजनीति किस करवट बैठती है, क्या है वहां की डेमोग्राफी, इस पर बात करेंगे। 2011 की जनगणना के आंकड़ों को अगर माने, उस हिसाब से अगर बात करें, 2011 के जनगणना के मुताबिक कुल राज्य की जनसंख्या 4 करोड़ 19 लाख थी और पुरुषों की संख्या इसमें 2 करोड़ 12 लाख, जबकि महिलाओं की जनसंख्या 2 करोड़ 7 लाख है। तो यह है यहां की जनसंख्या। पुरुष और महिला लगभग 5 लाख का अंतर है, तो लगभग बराबर है। साक्षरता दर की बात करें तो राष्ट्रीय औसत दर 72.98% है। ओडिशा का औसत दर 72.87% है, यानी कि राष्ट्रीय औसत दर से थोड़ा सा नीचे। पुरुष 81.59% साक्षर हैं, जबकि महिला 64.01% साक्षर है। तो ये साक्षरता की दर है राज्य की ओर। अगर लोकसभा चुनावों की बात करें तो कुल मतदाता यहां पर 3 करोड़ 32 लाख हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 1 करोड़ 64 लाख है, महिला मतदाता 1 करोड़ 58 लाख है और थर्ड जेंडर 3224 है। ये जनवरी 2024 में चुनाव आयोग के जो आंकड़े थे कुल मतदाताओं को लेकर, उसके हिसाब से है ये। तो ये रहा है। और अगर यहां के मुख्य राजनीतिक दलों की बात करें तो बीजेपी, बीजेडी और कांग्रेस, ये 3 दल यहां पर एक दूसरे के सामने नमूदार होते हैं हर चुनाव में पिछले कुछ वक्त से। कांग्रेस ने अपना आधार जरूर खोया है, लेकिन वो भी लगातार कोशिशों में लगी हुई है कि वो वहां पर अपनी वापसी कर सके। तो बीजेडी मजबूत स्थिति में अभी तक रही है और बीजेपी के साथ गठबंधन की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अपने खास मेहमानों के साथ। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वो जुड़े हुए हैं और समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार वो भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे। आशुतोष मिश्रा जी, लगातार इस बात की बात हो रही है कि ओडिशा में एक नया गठबंधन जो कि पुराना था पहले 15 साल पहले, बीजेपी और बीजेडी मूर्त रूप लेने वाला है।
सवाल ये भी उठता है कि किस तरह से वहां की राजनीति बदलेगी, किस तरह से ओडिशा की राजनीति बदलेगी। और उसके साथ ही साथ सवाल ये भी उठता है कि इतने विनिंग जिसको कहते हैं कि स्ट्रीक पर चल रहे थे नवीन पटनायक, तो गठबंधन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? देखिए, ये आप ठीक कह रहे हैं, कुछ दिनों से गठबंधन की चर्चा चल रही है और प्रधानमंत्री आए थे मार्च 5 को उड़ीसा के दौरे पे। उसके बाद ये गठबंधन की चर्चा ने जरा जोर पकड़ा। उसके बाद यहाँ से बीजेपी के नेताओं को उनको दिल्ली बुलाया गया, यहाँ भी बीजू जनता दल के नेताओं की बैठक हुई, तो गठबंधन की बात चल रही है। और अगर गठबंधन हो जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि इससे दोनों दलों को फायदा है। मुझे लगता है बीजेपी को थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। देखिए, अगर आप उड़ीसा की राजनीति को देखें तो ये गठबंधन जो है 2000 से, मतलब अलायंस जो है, इनका गठबंधन जो हुआ था वो तो 1998 में हुआ था। 1997 में बीजू बाबू की, बीजू पटनायक जो पहले मुख्यमंत्री थे, नवीन पटनायक आज के मुख्यमंत्री जो है उनके पिता, तो उनके देहांत के बाद 1998 में ये भाजपा और बीजू जनता दल, इनका गठबंधन हुआ। उसके बाद ये गठबंधन 2000 में पहली बार राज्य में इनकी सरकार बनी और 2000 उसके बाद 2 टर्म जिसको कहते हैं 2004 उसके बाद 2009 तक इनकी सरकार रही। 2009 के इलेक्शन के ठीक पहले ये गठबंधन टूट गया जी। तो कई वजहों से टूटा। एक मतलब वैसे तो वजह कही जाती है कि सीटों पर इनका ठीक से समझौता नहीं हो पाया, लेकिन वजह कुछ और भी थी। जैसे कंधमाल में 2008 में कंधमाल में जो है कम्युनल रॉयट्स हुए थे, उसको लेके कुछ नाराजगी थी और शायद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को ऐसा लग रहा था कि उनकी छवि पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये भी एक वजह थी। लेकिन ये गठबंधन 2009 में टूट गया और तब से 15 सालों तक, मतलब 2024 अब 15 साल हो रहे हैं, तब तक ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की मुखालफत करती रही हैं राज्य में। और 2009 में जब चुनाव हुए तो विधानसभा में भाजपा को सिर्फ 6 सीटें थी। उसके बाद 2014 में ये सीटें बढ़ के हो गई 10 और 2019 में खास बात यह है कि ये सीटें बढ़ के हो गई 23 और भाजपा पहली बार जो है मुख्य विरोधी दल बन के उभरी। और भाजपा का जितना उत्थान हुआ, भाजपा जितनी उभरी है, आगे बढ़ी है, कांग्रेस का उतना ही पतन हुआ है। अगर आप देखें तो ये एकदम बिल्कुल प्रपोर्शन में हुआ है, प्रपोर्शनेटली। कांग्रेस जितना नीचे गिरी है, भाजपा उतना ऊपर उठी है जी। तो बहुत, और उसके बाद हमने देखा कि 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जब केंद्र में आई, तब से नवीन पटनायक जी से मोदी जी के रिश्ते जो है बहुत अच्छे रहे जी। और नवीन पटनायक जी का दल जो है ये क्षेत्रीय दल है, लेकिन इसने एनडीए की सरकार को, बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार को पार्लियामेंट में कई मुद्दों पे, कुछ मुद्दे तो बड़े कंट्रोवर्शियल विवादास्पद भी थे, लेकिन इन पर भी इसने उनका सहयोग किया, ये कह के कि ये राष्ट्रहित में है या राज्य हित में है। और ये सहयोग आज तक चला आ रहा है जी। 2 राष्ट्रपतियों के चुनाव में भी इन्होंने सहयोग किया। द्रौपदी मुर्मू जो अभी के राष्ट्रपति है, ये तो उड़ीसा से ही हैं, तो इनका समर्थन करना तो समझ में आता है, लेकिन इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे उनका भी समर्थन किया जी। तो और प्रधानमंत्री जी जो हैं, ये भी उड़ीसा को बार बार, जैसे कि जब तूफान आया, बड़े बड़े तूफान, उड़ीसा में अक्सर ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है जी, तो उन्होंने बहुत जेनरसली, बहुत उदार मन से, उदार चित्त से उन्होंने उड़ीसा की सहायता की जी। तो ये जो है कि म्यूचुअली बेनिफिशियल अरेंजमेंट जो है, जिसको कहा जा सकता है कि जिसमें दोनों को फायदा था, कि बीजू जनता दल जो है, नवीन पटनायक की पार्टी जो है, उनको सपोर्ट कर रही है जी, उनकी सहायता कर रही है, और वो जो है उड़ीसा की सहायता कर रहे हैं समय समय पर जब जरूरत पड़ती। ये चलता रहा और लोगों में काफी अरसे से ये बातचीत होने लगी थी कि देखिए साहब, इनमें एक इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है, इनमें भीतर की एक अंडरस्टैंडिंग है। तो भीतर की अंडरस्टैंडिंग की बात तो चलिए वो अलग है, लेकिन अब जो है अब ये बात प्रधानमंत्री जी के आने के बाद से ये बात चल निकली है कि अलायंस के लिए, वो जो अलायंस टूट गया था 2009 में, गठबंधन जो टूट गया था, इसको फिर से जिंदा किया जाए, पुनरुज्जीवित किया जाए, ये बात चल रही है जी। और लेकिन दरअसल आशुतोष मिश्रा जी, सवाल यही था कि राजनीति में बिना नफे नुकसान के पर्सनल संबंध निश्चित तौर पर होंगे, और वो एक अलग किस्म की राजनीति भी नवीन पटनायक ने की, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन बिना नफा नुकसान के कोई गठबंधन में जुड़ता या तोड़ता नहीं है। तो नवीन पटनायक के लिए ऐसी क्या मजबूरी है जी? मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, जैसे मैं आप पिछले चुनाव के आंकड़े देखिए, आप देखिए 2009 में, मतलब उदाहरण के लिए 2009 में एक भी लोकसभा की सीट भाजपा के पास नहीं थी जी।
2014 में उनको सिर्फ एक सीट मिली जी जो सुंदरगढ़ की सीट थी, जहां से जुएल ओराम जो है, जो आदिवासी व्यापार मंत्री बने बाद जी में, वो जीते। लेकिन 2019 में आप अगर देखेंगे तो ये सीटें बढ़ के 8 हो गई, एक से सीधे 8। ये बहुत बड़ा जंप। 2014 में एक सीट थी सर, 2014 में एक सीट थी सुंदरगढ़ की। जी जी जुएल ओराम जीते थे 2014 में। जी 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 हाँ, जी जी समीर जी वही कह रहे हैं आशुतोष जी। जी हाँ, वही एक ही सीट, लेकिन 2019 में 8 हो गई। जी आज की तारीख में भाजपा को विधानसभा की सीटों से कहीं अधिक लोकसभा की सीटों की आवश्यकता है उड़ीसा से। शायद मोदी जी के मन में भी ये होगा और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी जानता होगा कि उड़ीसा का जहां तक सवाल है, जहां तक विधानसभा का सवाल है या यहाँ पकड़ का सवाल है, नवीन पटनायक की पकड़ काफी अच्छी है। और शायद नहीं, ये काफी हद तक सही है कि अगर चुनाव होंगे तो फिर से वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, उनको अच्छी खासी सीटें मिलेंगी। इसमें आज की तारीख में कोई शक दिखता नहीं है। लेकिन मोदी जी को या भाजपा का जो बड़ा नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जो है, उनको लोकसभा की सीटों की ज्यादा पड़ी है, क्योंकि इस बार उनका नारा है अब की बार 400 पार। और अगर 400 पार का अगर आप आंकड़ा देखने जाइए तो कहां, किन राज्यों से वो 400 पार करेंगे? उनमें ऐसे राज्यों से भी सहायता मिल सकती है। तो भाजपा को एक बड़ी चिंता ये, भाजपा जो चाहती है वो ये चाहती है कि उड़ीसा से उनकी लोकसभा सीटों की संख्या और बढ़े। और मेरी जहां तक जानकारी है कि उनकी भीतर की अंडरस्टैंडिंग, इंटरनल अंडरस्टैंडिंग भी यही है कि साहब आप जो है विधानसभा में आपको ज्यादा सीटें मिलेंगी, आप मुख्यमंत्री बने रहिए, लेकिन लोकसभा में आप हमारी सहायता कीजिए। और लोग पूछेंगे कि फिर इसके लिए गठबंधन की क्या जरूरत? गठबंधन की यह जरूरत है कि टैसिट अंडरस्टैंडिंग अगर सिर्फ हो, मान लीजिए, और मैं आपको कोई लोकसभा सीट दे रहा हूं, वहां मैं चुनाव की रैली में खड़ा होकर लोगों से ये नहीं कह सकता कि आप इनके लिए वोट दीजिए। जी 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 ये एक पॉइंट है फिलहाल। इसीलिए फॉर्मल गठबंधन आवश्यक। हाँ जी हम अपने दर्शकों को कुछ और आंकड़े दिखाना चाहेंगे। जैसे कि हम लोग अपनी चर्चा में ये बात सामने निकल कर आए कि ओडिशा में 21 लोकसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 13 सीटें सामान्य हैं और 3 सीटें आरक्षित है एससी के लिए, और एसटी के लिए 5 सीटें आरक्षित है। तो आदिवासी बहुल बहुत सारे इलाके हैं, 5 सीटें आरक्षित है वहां पर। बीजेडी लोकसभा चुनाव का परफॉर्मेंस जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, 21 में से 12 पर बीजेडी, बीजेपी 8 सीटों पर और कांग्रेस सिमट कर 1 सीट पर। तो कांग्रेस कांग्रेस के लिए 1 सीट का ये वो रहा है। वोट शेयर की बात करें तो 43.32% बीजेडी को, बीजेपी को 38.88% और 13.99% यानी लगभग 14% कांग्रेस को। ये ओडिशा लोकसभा चुनाव 2019 के वोट प्रतिशत है और शायद यही वोट प्रतिशत है जो बीजेडी को परेशान कर रहा है, क्योंकि बीजेपी बढ़कर लगभग राज्य में 39% उसका वोट शेयर हो गया है और लोकसभा सीटों की संख्या 8 पर पहुंच गई है, 1 से 8 पर। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी ने वहां पर अपना न सिर्फ वोट शेयर बढ़ाया है बल्कि सीटें भी बढ़ाई हैं। अब अगर राज्यवार इस क्षेत्र और सीट की बात करेंगे तो उत्तरी ओडिशा में 5 सीटें हैं, दक्षिणी ओडिशा में 5 सीटें, पश्चिम ओडिशा में 4 सीटें और तटीय ओडिशा में 7 सीटें हैं। ये राज्य और क्षेत्रवार की बात हो रही है। अब अगर लोकसभा चुनाव 2019 के क्षेत्रवार नतीजों की बात करें तो बीजेडी उत्तर ओडिशा से 2, बीजेपी 3, उत्तरी ओडिशा में बीजेपी ने लीड किया, दक्षिणी ओडिशा में बीजेडी ने 4, बीजेपी 0, कांग्रेस को जरूर 1 दक्षिणी ओडिशा से सीट मिली। पश्चिम ओडिशा में बीजेडी को 1 भी सीट नहीं मिली, बीजेपी को 4 सीटें मिली। तो पश्चिम ओडिशा में एक तरह से क्लीन स्वीप किया। तटीय ओडिशा में 6 सीटें बीजेडी को और 1 सीट मात्र बीजेपी को मिली। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पश्चिम ओडिशा में बीजेपी के लिए ये एक फायदे का सौदा रहा और वहां पर वो इस बार भी फोकस कर रही है। समीर चौगांवकर जी, जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे दरअसल कि बीजेडी और नवीन पटनायक की विशेष तौर पर कार्यशैली उनकी जो रही है उसकी चर्चा आप देखते हैं कि क्षेत्रीय दल है वो, उसके बावजूद उनका सेंटर में जाने का कोई एस्पिरेशन नहीं है। वो बहुत ही साइलेंटली अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं और मुद्दों पर आधारित समर्थन दे रहे हैं केंद्र की सरकार को, और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उनका लाभ अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये किस तरह की सियासत है, किस तरह से आप इसको देखते हैं आज के दौर में जब तमाम जो क्षेत्रीय दल के नेता हैं वो केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं?
देखिए, बिजू पट्टायक, मुझे लगता है कि बिजू पट्टायक की जो पार्टी है, नवीन पटनायक जिसके मुख्यमंत्री हैं, वो एक हिंदुस्तान के ऐसा एकमात्र क्षेत्रीय दल होगा जो जब से सत्ता में आया तब से लगातार सत्ता में बना हुआ है। वो कभी अपना चुनाव नहीं हारा। उड़ीसा में नवीन पटनायक लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं और लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो मुझे लगता है वो देश के ऐसे अकेले मुख्यमंत्री है जो बहुत शांत है, सहज है, बहुत सादगी पसंद करते हैं, अनावश्यक रूप से किसी पे आरोप नहीं लगाते, किसी वाद विवाद में नहीं पड़ते और अपने प्रदेश की जनता के लिए काम करते रहते हैं। मुझे लगा उनकी यह सादगी ने उन्हें लोकप्रिय बनाया हुआ है और अपने ही स्टेट पर फोकस करते हैं। बात ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन का सवाल है, मुझे लग रहा है कि फिलहाल इस बार के चुनाव में गठबंधन नहीं होगा। कई दौर की बातचीत दिल्ली में हो चुकी थी, सीटों के बंटवारे पर मुझे लगता है कि सहमति नहीं बनी और लगभग ये तय है कि इस चुनाव में नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वैसे भी बिजू जनता दल से जो गठबंधन करना चाहती है, वो फिलहाल 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख के नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी 5 साल बाद जो चुनाव होंगे उड़ीसा के, उसको ध्यान में रखकर करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि नवीन पटनायक के पास अब बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से समय नहीं, उम्र के वो जिस दौर में पहुंच चुके हैं कि अब उनके 5 साल बाद का जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उड़ीसा के लोगों के सामने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नजर आए। और वैसे भी अगर आप उड़ीसा को देखोगे तो इस समय बीजेपी और बीजेडी दो ही दल है, कांग्रेस वहां से लगभग अप्रासंगिक हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बार तो वो विधानसभा में किसी भी स्थिति में सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी नहीं, क्योंकि अगर आप विधानसभा का परिणाम अगर देखते हैं 2019 का, तो 112 सीटें नवीन पटनायक को मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 23 मिली थी। अगर आप 2014 का भी देखेंगे तो 117 सीटें मिली थी बिजू जनता दल को। तो बहुमत प्रचंड मिलता है उनको, उन्हें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं सरकार बनाने के लिए। और इस बार कितना भी खराब प्रदर्शन अगर नवीन पटनायक करा तब भी वो स्पष्ट बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाएंगे। जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती बिजू जनता दल के सामने हुई है। 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि वह 10 से ज्यादा सीटें वहां पर जीत सकती है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का यह पूरा फोकस अगले 5 साल के लिए कि जब नवीन पटनायक राजनीतिक रूप से लगभग बाहर हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में वहां पर क्योंकि नवीन पटनायक का कोई इस तरह से परिवार नहीं है कि वह परिवारवाद की राजनीति करते हैं, उन्होंने अपने किसी परिवार के सदस्य को आगे बढ़ाया हो या उनका बात कौन संभालेगा पार्टी, ये भी कोई चेहरा सामने नहीं है। उनकी जो लोकप्रियता है उसके बाद पार्टी में किसी कितनी लोकप्रियता नहीं है कि वो बिजू जनता दल को उतना ही लोकप्रिय बना के रख सके जितना नवीन पटनायक ने बना के रखा था राजनीतिक रूप से। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी अगले 5 साल को तैयारी लेकर चल रही है और वो चाहती है कि 2029 में अगर उसे पूर्ण बहुमत की सरकार उड़ीसा में बनाना है अपनी बीजेपी की पहली, और 21 की 21 सीटें लोकसभा जीतना है, तो उसे अभी बिजू जनता दल के समर्थन की जरूरत है, उसके साथ गठबंधन करना चाहती है। और चूंकि नवीन पटनायक पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहे 2009 तक, तो भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है कि वो उन्हीं के साथ गठबंधन में आ सकती है। तो उसी की चर्चा जारी थी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए शायद एक गठबंधन नहीं हुआ। और अगर होता भी है और अगर होता भी है तो शायद लोकसभा सीटों पे कुछ गठबंधन हो। विधानसभा में नवीन पटनायक भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें देने की तैयारी पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिनसे जो सीटों की डिमांड कर रही थी उस पर मुझे लगता है वो सहमत नहीं हुए। तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य अपना देख रही है उस राज्य के अंदर। और वैसे भी नवीन पटनायक, समीर जी, जो लास्ट तक अपने जो सहयोगी हैं उनको कंफ्यूज करने की रणनीति में हमेशा रहते हैं। आप याद कीजिए 2009 में कहा जा रहा था कि जब वो उनका बीजेपी से गठबंधन टूटा था कि वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, लास्ट आवर में उन्होंने मना कर दिया। इसी तरह से 2019 में अगर आपको याद होगा तो चर्चा उठ रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं। और इस बार कांग्रेस के साथ नवीन पटनायक कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएगी। आप देखिए जब बिजू जनता दल बना था उस समय प्रमोद महाजन मिलने गए थे, जब जनता इंद्र कुमार गुजराल सरकार से जब कांग्रेस ने समर्थन वापस ले दिया था और केंद्र में इंद्र कुमार गुजराल की जब सरकार गिर गई थी, उड़ीसा में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जनता दल टूट गया था। बिजू जनता दल के नेता थे, बिजू पटनायक जनता दल के नेता थे। जब जनता दल में टूट हुई तो नवीन पटनायक उस समय सांसद थे अपना उड़ीसा से, और उन्होंने अपने पिता के कुछ सहयोगी के साथ मिलकर, जो जिसमें महापात्रा भी थे, दिलीप रे थे, उनके साथ मिलकर बिजू जनता दल का गठन किया और राज्य में कांग्रेस को हराकर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार वहां पर बनाई थी। तो बिजू जनता पार्टी कांग्रेस को हराकर वहां पर आए, तो ऐसे में कांग्रेस के साथ उनका जाना पॉसिबल नहीं है। और जिस स्थिति में
कांग्रेस अब पहुंच चुकी है पूरे देश के अंदर, उड़ीसा के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि वो कभी इनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। वैसे आप लोग लगातार जी आप लोग लगातार कांग्रेस को हाशिए पर बता रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस कुछ कोशिश तो वहां पर कर ही रही है। और कांग्रेस के खेमे से अगर बात कही जाए, जो कांग्रेस के लोग कहते हैं, आशुतोष जी आपसे सवाल है कि वो बेरोजगारी को मुद्दा बना रहे हैं वहां पर। वो कह रहे हैं कि 30 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन हो चुका हो उड़ीसा से। उसके अलावा वो कृषि का कह रहे हैं कि मानसून पर आधारित अभी भी हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो तमाम सारे मुद्दों को लेकर वो दलित और आदिवासी के गठजोड़ की बात करते हैं, वापसी में लाने की कोशिश है। आपको लगता है कांग्रेस का कुछ भी स्टेक अब वहां रह नहीं गया? नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग बिल्कुल कांग्रेस को मतलब कह दे रहे हैं कि डिसमिस कर दे रहे हैं कि नहीं उनकी कोई ताकत नहीं है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। जी वही मैं जानना चाहता हूं आपसे। जी, पुरानी पार्टी है, काफी दिनों तक इन्होंने काम किया है राज्य में। हाँ, ये है कि अपनी उनकी कुछ नीतियां गलत रही हैं, कुछ उनकी स्ट्रेटजी गलत रही है, इस वजह से उनको काफी नुकसान सहना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप उनको बिल्कुल डिसमिस नहीं कर दे सकते कि खत्म हो गई है कांग्रेस। बल्कि ऐसी चर्चा, और मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर गठबंधन नहीं हुआ और जो बहुत संभव है, हो सकता है ना हो, क्योंकि ये सीट एडजस्टमेंट को लेके बात अटकी हुई है। और ये ऐसी चीज है, सीट एडजस्टमेंट से ज्यादा, नंबर ऑफ सीट से ज्यादा कौन सी सीट्स पे लड़ेंगे, ये उससे भी बड़ा मुद्दा है। हाँ, तो अगर मान लीजिए गठबंधन नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर थोड़ी सी ठीक से कोशिश करे तो उसकी स्थिति पहले से सुधर सकती है। और कांग्रेस का नया नेतृत्व जो है, अभी जो उसके मतलब एआईसीसी के जो प्रभारी हैं अजय कुमार, जहां तक मेरी जानकारी है, वो काफी जोश से काम कर रहे हैं। जैसे अभी हाल में वो श्रीकांत जेना को लाया। मैंने क्या था कि श्रीकांत जेना एक बड़ा नाम है, मैं नहीं कहता कि श्रीकांत जेना के आ जाने से या ऐसे किसी आदमी के आ जाने से अचानक कांग्रेस के भाग्य में कोई बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन अगर वो ठीक से कोशिश करें तो आज जो सिर्फ 9 सीटों पे जो पार्टी सिमट गई है, वो बढ़ के 10, 12, 13 तक तो जा ही सकती है। जी, निश्चित तौर पर उनका एक वोट बैंक है, जो कि जिस वोट बैंक को उन्होंने एक समय में अच्छी तरह से कल्टीवेट किया था। लेकिन जब बाद में कांग्रेस की लीडरशिप जो है, इन लोगों ने ठीक से कोशिश नहीं की या कांग्रेस बार बार हारने लगी, तो होता है ना कि लोगों में वितृष्णा पैदा हो जाती है, अरे साहब बार बार इसको क्यों वोट दें, तो वो वोट कहीं और ट्रांसफर होने लगा। मैंने जैसा आपसे कहा कि आप अगर बीजेपी का राइज देखेंगे, बीजेपी कैसे उठी है उड़ीसा में, और कांग्रेस का पतन देखेंगे, तो आपको एक सामंजस्य नजर आएगा, एक प्रपोर्शनेट राइज एंड फॉल वाला वो नजर आएगा आपको, कि जितना इनका डिक्लाइन हुआ है उतना ही वो पर बढ़े हैं। ठीक बात है। आपने विधानसभा की बात की, तो कुछ आंकड़े भी अपने दर्शकों को बताएं विधानसभा, क्योंकि चूंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। तो कुल सीटें विधानसभा की 146 है, सामान्य सीटें उसमें 89 है, एससी के लिए आरक्षित है 24, जबकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी के लिए आरक्षित 33 सीटें हैं। इसी तरह से अगर 2019 के चुनावी नतीजे विधानसभा की बात करते हैं, बीजेडी 112, बीजेपी 23, कांग्रेस 9, सीपीआईएम 1, अदर्स 1। तो बीजेडी 112 सीटों के साथ में वहां उसने जीत दर्ज की थी। अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेडी को 45.21%, बीजेपी को 32.83%, कांग्रेस को 16.34% और अदर्स को अगर हम सीपीआईएम की बात करें तो 0.33%, अदर्स 5.29%। तो अगर सबीर जी, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे, इस बार की लड़ाई अगर हम ये मानकर चलें, इफ्स एंड बट्स है अभी हालांकि, कि अगर ये मानकर चलें कि सभी दल अलग अलग होकर लड़ते हैं, तो नवीन पटनायक के लिए क्या चुनौतियां हैं और बीजेपी को कितनी और आस रखनी चाहिए ओडिशा से? लोकसभा चुनावों के विशेष संदर्भ में पूछ रहा हूं। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके से लोकप्रियता पूरे देश के अंदर है और प्रधानमंत्री मोदी का जो काम रहा है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता उड़ीसा के अंदर भी है। और ये आप इस लोकसभा चुनाव के 2 परिणाम अगर आप देखोगे तो 2014 में 1 सीट से भारतीय जनता पार्टी अगर 8 सीटों पर चली जाती है, 21% से 38% का वोट बैंक अगर भारतीय जनता पार्टी ले लेती है, बढ़ा लेती है अपना उड़ीसा के अंदर, तो ये बताता है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो पूरा भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट हो रहा है। और अब भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा के अंदर एक लोकप्रिय
लोकप्रिय पार्टी के रूप में उभर कर आ चुकी है। जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है तो मुझे लग रहा है कि उड़ीसा की जनता भी इस बात को जानते हैं कि नवीन पटनायक प्रधानमंत्री के बनने नहीं जा रहे, मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो उड़ीसा के लोग भी विधानसभा चुनाव में नवीन पटनायक को तो वोट कर देंगे जो चुनाव साथ साथ हो रहे हैं, लेकिन जब लोकसभा की बात आएगी तो बड़ा वोट बैंक मुझे लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट होने वाला है। और अगर हम देखेंगे कि पिछली बार का जो चुनाव हुआ था उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सीटें बड़ी क्लोज मार्जिन अच्छी फाइट दी थी जिन सीटों के ऊपर, तो मुझे लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 8 से बढ़ाकर 12 सीटों के ऊपर जा सकती है। नवीन पटनायक को इस बार थोड़ा लोकसभा चुनाव में नुकसान होगा। विधानसभा में जरूर नवीन पटनायक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें बढ़ा सकती है, लेकिन नवीन पटनायक को विधानसभा में हरा दे इसकी संभावना नहीं है। नवीन पटनायक ये बड़ी दिलचस्प बात आपने कही। लेकिन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नवीन पटनायक से बड़ी पार्टी बनने की स्थिति में पहुंच रही है। जी एक और दिलचस्प बात है कि हालांकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं, लेकिन जो वोटिंग पैटर्न है और जो लोग वोट करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। और बीजेपी लोकसभा की सीटों पर बढ़त हासिल करती है, लेकिन विधानसभा की सीटों में उस प्रोपोर्शनेट बढ़त हासिल नहीं करती। तो लोगों के राज्य के लोगों की समझदारी, उनका जो वोटिंग पैटर्न है वो भी दिखाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष मिश्रा जी और समीर चावगांवकर जी। तो ये थी ओडिशा की बात। अगले अंक में हम किसी अन्य राज्य की बात करेंगे, वहां की राजनीति आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।